सिस्टमैटिक करना होता है। अब लिखो अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां अभी 12। तो फर्स्ट शेड्यूल लिखो, शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है नेम ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। देखो राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के नाम व उनका क्षेत्राधिकार। राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के नाम व उनका क्षेत्राधिकार। नेम ऑफ द स्टेट्स, यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। नेम ऑफ स्टेट्स, यूटीज यूनियन टेरिटरीज, यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये तीन चीजें हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रहेगी। फर्स्ट शेड्यूल में हम लोगों के द्वारा क्या कहा जाएगा कि हमारे इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल फर्स्ट बोलेगा शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कुछ राज्यों से और कुछ संघ शासित राज्यों से मिलकर भारत बनेगा। राज्यों पे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, संघ शासित प्रदेशों पे केंद्र का डायरेक्ट नियंत्रण रहेगा। वहां पे हम लोग को कुछ जगह पे हम लोग लेजिस्लेचर विधानसभा में बना सकते हैं, बाकी पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देंगे, ऐसा प्रावधान किया गया संविधान के अंदर। करंट के अंदर हमारे यहाँ पे कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। 28 से 28 राज्य याद हैं? याद हैं? शुरू हो जाओ फिर ऊपर ही ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ए स्टेट, फर्स्ट गलती है ये, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश इज ए स्टेट, देन उत्तराखंड इज ए स्टेट, देन पंजाब इज ए स्टेट, देन हरियाणा, देन राजस्थान, देन गुजरात, देन एमपी, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटक से पहले एक छोटा सा स्टेट पड़ता है गोवा। जाने को तो खूब मन करता है, नाम नहीं लोगे यहाँ पे, गोवा, ठीक है ना। उसके बाद में कर्नाटका, कर्नाटक के बाद में केरल, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में ओडिशा, ओडिशा के बाद में वेस्ट झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में मिजोरम, फिर मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। कितने स्टेट हो गए? 28 स्टेट हो गए। स्टेट है 28। कोई कंफ्यूजन इनमें? चलो अब दूसरा बताओ, यूनियन टेरिटरीज कितनी है? नंबर बताओ पहले, 8 या 9? 8 एग्जैक्ट? नो, ओनली 8। कितनी है? 8। बताओ कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है? जम्मू और पहले कौन सा रहेगा? लद्दाख, लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, उसके बाद में दिल्ली, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल्ली के बाद में चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद में दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों मिला के एक ही हो गए। पहले दादर नगर हवेली अलग थी, दमन दीव अलग था, अब हो गए एक। सिक्किम इज ए स्टेट। उसके बाद में बताओ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। उसके बाद में बताओ पुदुचेरी, पौंडीचेरी नहीं, पुदुचेरी, चलो पुदुचेरी। कितने हो गई? 8 हो गई। 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारी। 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर आइलैंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 2 आइलैंड यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी? अंडमान निकोबार एंड पुद, लक्षद्वीप। खत्म। इनके नाम कहां पे लिखे हुए हैं? कौन से शेड्यूल में? फर्स्ट शेड्यूल में। ये हम लोगों ने जो 28 + 8 टोटल 36 नाम लिखे हैं, ये सारे लिखे हुए कहां पर हुए हैं? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद में इनका कोई ना कोई टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी होगा। जैसे राजस्थान का नक्शा बनता है, इस टाइप का सा नक्शा बन जाता है हमारा, ठीक है। ये राजस्थान का इस टाइप का सा नक्शा बनता है। ये जो नक्शा बनता है ये बेसिकली कौन से शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो ये बताओ कि जब किसी राज्य का हम लोग विघटन करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश को
तोड़कर हम लोगों ने 2 राज्य बनाए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो कौन से शेड्यूल में भी चेंज हुआ? फर्स्ट शेड्यूल में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड द चेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज, उसके अंदर यूनियन टेरिटरी के रूप में हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया। तो कौन से शेड्यूल में चेंज हुआ? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चेंज हुआ। तो ऐसे सवाल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। खत्म। चलो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इनका कुछ निश्चित भूभाग होता है। वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल क्या है? शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड लिखो, सेकंड शेड्यूल। प्रोविजंस रिलेटेड टू emoluments, allowances and privileges of, provisions related to emoluments, provisions related to emoluments, सेकंड वन क्या है? अलाउंसेस, देन प्रिविलेजेस, हिंदी में बोलो इनको, वेतन भत्ते व विशेषाधिकार संबंधित प्राविधान। लिखो, वेतन भत्ते व विशेषाधिकार संबंधित प्राविधान। ये तीनों जी तीनों पॉइंट याद रखने, इमोलूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ। किन किन लोगों के प्रिविलेजेस रहेंगे? नाम बोलो। पहला लिखो, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फिर गवर्नर, राष्ट्रपति के बाद में गवर्नर आते हैं। दोनों के दोनों क्या है? डी ज्यूर हेड होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति देन राज्यपाल। गवर्नर की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल क्या? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है ना? ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी राज्यपाल भारतीय राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। चलो, हमारे जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र, या बंगाल के गवर्नर है जगदीप धड़कन, उनकी नियुक्ति किसने करी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, श्रीमान माननीय रामनाथ कोविंद। ठीक है। चलो आगे लिखो। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गए। अगली लाइन में लिखो, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्य नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अब अगला लिखो, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। बताओ, इनको चेयरमैन बोलेंगे और इनको अध्यक्ष और उनको सभापति बोलेंगे। नाम के साथ में अनर्थ नहीं करेंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लिख दिया। फिर लिखो, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट इज विधानसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अगली लाइन लिखो, राज्य विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। तो जो शेड्यूल सेकंड है उसके अंदर अलाउंसेस, इमोलूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस रिलेटेड विथ कौन कौन से पद हैं वो याद करो। फर्स्ट पद प्रेसिडेंट, देन गवर्नर, दोनों याद रहेंगे। क्या सेकंड शेड्यूल के अंदर प्राइम मिनिस्टर या और मिनिस्टर्स के इमोलूमेंट्स, अलाउंसेज और प्रिविलेजेस, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार हैं? नहीं है। इसके अंदर कौन से पदों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार शामिल हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, याद रहेंगे। लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राज्य विधानसभाओं के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्य विधान परिषदों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो जो
डीजे लेवल के जजेज होते हैं, उन डीजे लेवल के जजेस के शेड्यूल सेकंड के अंदर प्रोविजन है कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति आरजेएस लगा हुआ है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में, उनके विशेषाधिकार या उनके वेतन भत्ते क्या सेकंड शेड्यूल में आते हैं? नहीं आते हैं। वहां पे केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के ही यहाँ पे वेतन भत्ते आते हैं। उसके अलावा जिसका वेतन भत्ते आएंगे सीएजी, सीएजी का आर्टिकल 148 याद रह जाएंगे ये। तो इनका सबसे संबंधित जो भी सवाल आएंगे हम लोग बेसिकली कर लेंगे। तो तीन चीजें तो एक तो याद रखनी है, वेतन कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा। कितना वेतन मिलता है राष्ट्रपति को? 5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए। और राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए, 3,50,000 रुपए। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते भी चलो इनको, 5 लाख और 3.5 लाख रुपए। ये दोनों के दोनों कहां पे लिखे हुए हैं? शेड्यूल सेकंड के अंदर। इनको कुछ वेतन भी मिलेगा, भत्ते भी मिलेंगे, विशेषाधिकार भी रहेंगे। सिविल केसेस के अंदर राष्ट्रपति को राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता 2 महीने तक। ठीक है, यानी क्रिमिनल लाइबिलिटी इनकी नहीं रहेगी, ना तो क्रिमिनल ना ही सिविल लाइबिलिटी रहेगी किसी भी एक्ट के लिए, जब तक ये दोनों अपने पद पर है। कौन से शेड्यूल में रहेगा? सेकंड शेड्यूल के अंदर रहेगा। इमोलूमेंट्स की रिटायरमेंट के बाद में इनको एक सरकार का बंगला मिलेगा, ये सुविधाएं मिलेगी, पेंशन मिलेगा। ये कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? सेकंड शेड्यूल के अंदर। अपने पद पे रहने के दौरान इनको एक सरकारी बंगला मिलेगा, राष्ट्रपति भवन में रहेंगे या राजभवन में रहेंगे। ये भी कौन से शेड्यूल में? सेकंड शेड्यूल में। तो याद रहेंगे ये सेकंड शेड्यूल में बेसिकली प्रिविलेजेस, वेतन और भत्ते हैं। विशेषाधिकार, वेतन और भत्ते, अलाउंसेज, इमोलूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ ऑल दीज पोस्ट। लिखो शेड्यूल थर्ड। ये बताओ एग्जाम बेहतर क्वेश्चन, क्या वाइस प्रेसिडेंट सेकंड शेड्यूल में आते हैं? आएगा सेकंड से, क्योंकि द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज ऑलवेज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राष्ट्रपति भी सेकंड शेड्यूल में, उपराष्ट्रपति भी सेकंड शेड्यूल के अंदर। उपराष्ट्रपति का बेसिकली काम कुछ नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का काम होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का एक ही राष्ट्रपति के लिए काम है, जब राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे नहीं हो उस दौरान उनकी चेयर को संभाले। ठीक है, या राष्ट्रपति के बीच में डेथ हो जाए तो उस चेयर पे वो राष्ट्रपति बन जाए, इतना ही काम है। बाकी एज ए चेयरमैन काम करते हैं। आ गया समझ में? अगला लिखो थर्ड शेड्यूल। फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ थर्ड शेड्यूल। फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ, बताओ हिंदी। शपथ व वचन संबंधी प्रावधान। लिखो थर्ड शेड्यूल। ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन, अफर्मेशन। शपथ व वचन संबंधी, शपथ है वह या वचन संबंधी प्राविधान, प्रोविजंस रिलेटेड टू ओथ और अफर्मेशन। शपथ लेता हूं, ठीक है ना, मैं भारतीय संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का निर्वहन पूरी सत्यनिष्ठा के साथ में करूंगा। यह शपथ ली जाती है और उसमें अफर्म कराया जाता है कि मैं, कौन? मैं, बार बार, यानी खुद को सुनाया जाता है बोल के कि मैं ये व्यक्ति हूं और मुझे सुनाई दे रहा है कि मैं अफर्म कर रहा हूं। कि तुम अफर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो? वचन ले रहे हो और शपथ दोनों ही दिलवाई जाती है यहाँ पर। इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस रहेंगे कुछ पोस्टों के, वो कौन से शेड्यूल में रहेंगे? थर्ड शेड्यूल के अंदर। लिखो पहला, कौन कौन लोगों को दिलाएंगे? एमपी एमएलए के उम्मीदवार, कैंडिडेट्स फॉर एमपी एंड एमएलए, कैंडिडेट्स फॉर एमपी एंड एमएलए, एमपी एमएलए के उम्मीदवार। तो कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है उसकी शपथ कौन से शेड्यूल में रहेगी? थर्ड शेड्यूल के अंदर। ये किसके सामने शपथ लेते हैं? निर्वाचन अधिकारी के सामने। किसके सामने लेंगे? निर्वाचन अधिकारी के सामने। जैसे जयपुर से अभी जो एमपी के चुनाव होंगे तो जयपुर के जो जिला कलेक्टर रहेंगे वो जिला कलेक्टर यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी बन जाएंगे।
फिर यहाँ पे जो भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा, अलग अलग जितने भी पार्टियां रहेगी, या कुछ लोग निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, वो सारे के सारे लोग जाके शपथ लेंगे पहले तो, ठीक है ना, अपने कुछ प्रस्तावक लेके जाएंगे, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स लेके जाएंगे, और पूरे गाजे बाजे के साथ में ये जाते हैं। गाजे बाजे के साथ में जाने के बाद में सामने फॉर्म रखते हैं, ऐसे देखा होगा कई बार, इसलिए आईएएस बनना है ताकि मोदी जी मेरे सामने खड़े रहें और मैं बैठा बैठा उनका फॉर्म लेता रहूं। ऐसा हम लोग देखते हैं, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे रहते हैं, दोनों ही इथिकल है, जिनमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आईएएस बनना है। ऐसा बहुत सारे हम लोगों ने देखा है। तो उस दौरान वो लोग वहां पे जाते हैं, उसमें शपथ पत्र लिखा जाता है। वो शपथ कौन से शेड्यूल के तहत ली जाती है? 3rd शेड्यूल के अंदर। तो क्या सरपंच, प्रधान के उम्मीदवार या पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जिला परिषद सदस्य होते हैं, 3rd शेड्यूल में शपथ लेते हैं? नहीं लेते। केवल कौन से उम्मीदवार बताएं? एमपी और एमएलए के उम्मीदवार, ठीक है ना, एज ए उम्मीदवार। अगला लिखो एमपी एंड एमएलए, एमपी एंड एमएलए लिख लो, एमपी एमएलए। अब पहले तो व्यक्ति क्या बनेगा? उम्मीदवार बनेगा। उम्मीदवार किसका? एमएलए और एमपी का। उम्मीदवार बनेगा तभी तो जीतेगा, और जीतते ही उसको क्या लेनी है? शपथ लेनी है। तो 2 जगह वो शपथ लेता है, एक तो वहीं पे ले लेगा जहां पे चुनाव जीता। जीतने के बाद में एमपी और एमएलए शपथ कहां पे लेते हैं? विधानसभा या संसद के अंदर जो शपथ ली जाती है उनके द्वारा। प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलवाते हैं, वो कौन से शेड्यूल के तहत दिलवाएंगे? 3rd शेड्यूल के दौरान, ठीक है। अब कोई व्यक्ति पहले उम्मीदवार बना, उसको उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा, एमपी और एमएलए बनूंगा, तब वो क्या बना? उम्मीदवार। फिर जीत गया, बहुत बढ़िया, लाखों वोटों से जीता। जीतने के बाद में कि साहब अब मुझे क्या बनाऊं? पहले तो आपकी इच्छा रहती है उम्मीदवार बनने की, उम्मीदवार बनने के बाद में क्या इच्छा रहती है? जीतने की इच्छा रहती है। जीतने के बाद में क्या इच्छा रहती है एमएलए एमपी बनने के बाद में? मंत्री बनने की। वेरी गुड, लिखो ओथ, लिखो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन, राज्य व केंद्र के मंत्रियों की शपथ। ये भी कौन से शेड्यूल में? 3rd शेड्यूल के अंदर रहेगा। फिर लिखो सीएजी, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर लिखो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। याद हो गए? एक बार रिवाइज कर दो वापस। बताओ कौन कौन लोग यहाँ पे ओथ और अफर्मेशन करेंगे? एमपी और एमएलए के कैंडिडेट्स। पहले व्यक्ति उम्मीदवार बनता है, उम्मीद जागी और जीत गया। जीत गया तो एमपी और एमएलए के रूप में। एमपी और एमएलए बनने के बाद में जिसमें लेंगे मिनिस्टर्स। तो बताओ प्राइम मिनिस्टर की शपथ कौन से शेड्यूल में रहेगी? 3rd शेड्यूल के अंदर। लिख लो प्राइम मिनिस्टर सीएम। ये मिनिस्टर्स के साथ में कर लेना, वो भी मिनिस्टर्स होते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक है। कई बार कि हमारे को प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा हमने, तो वहां पे भी हम लोग जवाब नहीं देंगे। तो प्रेसिडेंट की शपथ इसमें नहीं आती है, यही तो सवाल है। प्रेसिडेंट की भी नहीं आती, गवर्नर की भी नहीं आती। इनके लिए हम लोगों ने अलग से आर्टिकल बना रखे हैं, बना रखे हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति शपथ लेता है, उनके अलग से आर्टिकल रहेंगे। यहाँ पे जो बातें लिखाई जा रही है वो केवल उन्हीं लोगों के लिए। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आर मिनिस्टर्स, दे आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो उनकी शपथ भी कहां पे रहेगी? 3rd शेड्यूल के अंदर रहेगी। दिलवा दी शपथ, चलो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को भी दिलवा दी शपथ, सीएजी को भी शपथ दिलवा दी। फिर आगे भी तो बढ़े थोड़ा, देखो 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल, allocation of seats to the states and UTs in Rajya Sabha, allocation of seats to the states and UTs in Rajya Sabha, seats to the states and UTs in Rajya Sabha। राज्य सभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन। देखो राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन, अलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूटीज इन द राज्यसभा। अब हम लोगों के द्वारा लोकसभा में कुछ सीटों का आवंटन किया गया है, किसके लिए? राज्यों के लिए। इसके अलावा राज्यसभा में भी कुछ सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में अभी कितनी सीटें हैं? 245।
कितनी सीटें हैं? 245, 245 सीटें राज्यसभा के अंदर। उसमें से राजस्थान को जितनी सीटें मिली, 10 सीटें मिल रही है। ये कौन से शेड्यूल के तहत हमें 10 सीटें मिली है? शेड्यूल 4। अभी जैसे चुनाव हुए थे राजस्थान में, कितनी राज्यसभा सीटों के लिए? 4 राज्यसभा सीटों के लिए। श्रीमान प्रमोद तिवारी, माननीय घनश्याम तिवारी जी, और रणदीप सुरजेवाला, और साथ में मुकुल वासनिक। इन 4 जने राजस्थान से राज्यसभा में चुन के गए हैं। तो कुछ सीटों का अलोकेशन होगा तभी तो चुन के जाएंगे। तो सीटों का अलोकेशन कौन से शेड्यूल में करते हैं? तो कौन से राज्य की सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें हैं और राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं। एज पर पॉपुलेशन भी डिसाइड होता है, क्योंकि एरिया वाइज देखते तो सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है हिंदुस्तान में? राजस्थान। लेकिन हमारी सीटें कितनी है टोटल संसद के अंदर? 35, 35 सीटें हैं। 25 प्लस 10, इतनी तो सीटें। चलो नेक्स्ट लिखो फिर। हरियाणा में 5 ही है, चलो कोई बात नहीं, पॉपुलेशन भी कम है और राज्य भी छोटा सा है, तो 5 बहुत है। अगली बार बढ़वा देंगे। संसद नहीं बढ़वा रहे तो संसद के अंदर सीटें बढ़वा देंगे, ठीक है ना? ऐसे कई बार दुख हो जाता है, नहीं, और हमें ट्रू हैप्पीनेस देनी है। ट्रू हैप्पीनेस के लिए हम लोगों ने क्या बना रहे हैं? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कौन सी कंपनी बना रही है उसका? टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टाटा बना रही है उसको, जल्दी से टाटा बाय बाय कह देंगे पुरानी वाली संसद को और नई संसद के अंदर आ जाएंगे। पुरानी वाली संसद को हम लोग म्यूजियम बना देंगे, नई संसद के अंदर फिर खूब सारी सीटें होगी, भर भर के सीटें होगी। हर 20 लाख पे एक एमपी होगा, ठीक है ना? फिर 15 लाख पे एमपी कर देंगे, क्योंकि 2026 की जो जनगणना होगी उसके बाद में जो पहली जनगणना होगी, फर्स्ट सेंसस होगा, उसमें दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन आएगा आर्टिकल 82 के तहत। फिर सीटों का रीअलोकेशन किया जाएगा। बहुत सारी लोकसभा सीटें बदलेगी, राजस्थान में भी लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, ठीक है? राज्यसभा की सीटें भी बढ़ेगी। तो तैयारी करो, जम के तैयारी करो। पहले आरएएस बनो, आईएएस बनो, फिर सीधा 31 में अपने को कहां पे पहुंच जाना है? राज्यसभा, लोकसभा में, विधानसभा में। तो वो किसके लिए बन रही है? आप लोगों के लिए तो बन रही है। समझ में आ गया? तो सोचो तो क्या सोचना होता है अपने को? बड़ा सोचना होता है। ये सीधा कहां पे पहुंचेंगे? संसद में पहुंचेंगे। और संसद को फायदा ही तब है जब बेहतर, ईमानदार और पढ़े लिखे लोग संसद के अंदर जाएं, तब संसद का और देश का भला हो पाएगा। अदरवाइज वहां पे अगर हमारी विधानसभाओं में या संसद में जूते फेंकने वाले, गुटखा खाने वाले राजनेता जाते हैं। कई राजनेता तो ऐसे होते हैं जो पास में ही तगारी तगारी तो रख नहीं सकते, तो एक बाल्टी रख लेते हैं छोटी सी, पिचक पिचक लगे रहते थे, ठीक है? ऐसे राजनेता भी होते हैं वहां पे। यानी राजनेता से जो कि उनके द्वारा सभ्य भाषा का उपयोग नहीं किया जाता, तो वैसे राजनेताओं के कारण देश का बंटाधार हो गया था। तो बेहतर राजनेता अगर संसद में पहुंचेंगे, और बेहतर राजनेता कौन होंगे? जो पढ़े लिखे हैं, जो नैतिक है व्यक्ति। कुछ भी गुण हो सकते हैं, एनर्जेटिक व्यक्ति होना चाहिए, जो कि संसद की कार्रवाइयों में भाग ले रहा है, अपने क्षेत्र में के अंदर भी जा रहा है, लगातार नए प्रोविजंस लेके आ रहा है। वहां पे वो आयास और नयास करके नहीं पहुंच नहीं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं जा रहा है, वहां पे कुछ बदलाव लेने जा रहा है। हम लोग इतने सारे लोगों का उसके पास में समर्थन होता है, 20-20, 25-25 लाखों लोगों का वो लीडर होता है, तो कुछ तो गुण होने चाहिए ना उसके लिए, तभी नए लोगों को मौका मिलेगा। तो बढ़िया से तैयारी करो। तैयारी जरूरी नहीं है कि हम लोग विधानसभा क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में पहुंच जाए, किताबों में तैयारी करो, तब हम लोग बेहतर प्रकार के लीडर देश में बन पाएंगे। तो शेड्यूल 5 लिखो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स लिखो। जनजातियों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो शेड्यूल 5 के अंदर आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एसटीज। शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर होते हैं कई जगह पे, हम लोग अलग अलग एरियाज को डिक्लेयर करते हैं शेड्यूल एरिया। जैसे राजस्थान में भी कौन सा एरिया शेड्यूल एरियाज है? कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली के कुछ जगह, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़, सिरोही वाले 8 जिले आते हैं। इन 8 जिलों के अंदर शेड्यूल एरियाज है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया रहेगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन प्लस
नियंत्रण कंट्रोल, 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये कौन से शेड्यूल के अंदर रहेगा? 5वें शेड्यूल में। तो राजस्थान के अंदर जो टीएसपी एरिया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल दोनों ही कौन से शेड्यूल के अंदर रहेगा? 5th शेड्यूल के अंदर रहेगा। याद रह जाएगा। दो चीजें क्या है? प्रशासन व नियंत्रण, कि यहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से होगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं टीएसपी एरिया के लिए अलग से प्रोविजंस किए गए। हम लोग जो नॉन टीएसपी एरिया के होते हैं वो टीएसपी में नहीं जा सकते, और हम लोग जो टीएसपी एरिया के होते हैं वो नॉन टीएसपी एरिया में नहीं जा सकते। ऐसे कुछ प्रोविजंस किए गए। वो प्रोविजंस कौन से शेड्यूल में? 5th शेड्यूल के अंदर। और इनका कंट्रोल भी कौन करता है? प्रशासन करता है। कुछ जातियों को ट्राइबल जाति डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उनका कंट्रोल और उनका प्रशासन भी जैसे होगा शेड्यूल 5th के तहत होगा। इनके प्रोविजंस जो रहेंगे वो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल में रहेंगे। बढ़े आगे, देखो 6th शेड्यूल। संघ सूची के अंदर आएंगे। संघ और राज्य भी बना सकता है, राज्य भी तो बनाएगा, क्योंकि टीएसपी एरियाज हैं उनके लिए जो रिलेटेड प्रोविजंस है हम लोगों ने राजस्थान में खुद ने बना रखे हैं। तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर आएगा। ठीक है, अगला लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन, लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लिखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम में प्रशासन संबंधी प्रावधान। कौन सा शेड्यूल? 5th हो गया था। ये कौन सा 4th में थे क्या? 5th हो गया था, 6th आ गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका केवल क्या करेंगे हम लोग? प्रशासन ही करेंगे। कंट्रोल है इसमें शब्द, कंट्रोल वर्ड नहीं है। नियंत्रण तो केवल कौन से शेड्यूल में? 5th शेड्यूल के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज इन 5th शेड्यूल। 5वीं अनुसूची में प्रशासन व नियंत्रण दोनों है। 6वीं में केवल क्या है? प्रशासन संबंधी प्रावधान। और प्रशासन संबंधी प्रावधान भी कौन से इलाकों के हैं? ट्राइबल एरियाज। वो ट्राइबल एरिया कौन से राज्यों में है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्योंकि ट्राइबल एरियाज तो और जगह भी है। ट्राइबल एरिया राजस्थान में, तो राजस्थान का ट्राइबल एरियाज क्या 6th शेड्यूल से गवर्न होगा? नहीं होगा। केवल कौन से होंगे? 5th शेड्यूल से। तो बताओ ये जो चारों के चारों ट्राइबल एरियाज हैं कौन से देश के साथ इसकी बाउंड्री टच हो रही है? सबकी बाउंड्री टच हो रही है बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश के साथ में इनकी बाउंड्री टच हो रही है। तो इनको क्या हो गया? विशेष प्रोविजंस बनाने जरूरी थे, क्योंकि बांग्लादेश है जो आज का, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्टर्न पाकिस्तान उसे कहा जाता था। और हमारी पूरी की पूरी बाउंड्रीज उनके साथ में टच हो रही है। अलग से इनके लिए प्रोविजंस बनाने की जरूरत थी, क्योंकि इनकी थोड़ी सी विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस भी यहाँ की थोड़ी सी अलग प्रकार की थी। इसका अलग से हम लोगों ने प्रोविजन बना दिए। तो चारों राज्यों के एक बार और नाम बताओ। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एक वन बाय वन। किस साइड से किस साइड याद करें? वेस्ट टू ईस्ट याद कर लिया हम लोगों ने, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम में कौन सा राज्य इनमें? असम। उसके बाद में कौन सा आता है? मेघालय। मेघालय के बाद में त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में मिजोरम। तो बताओ कौन से राजस्थान, हिंदुस्तान के 2 राज्य हैं जिनकी सीमाएं केवल एक ही राज्य के साथ टच होती है? सिक्किम। सही है, वेरी गुड। सिक्किम की केवल किसके साथ सीमा टच होती है? बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ टच होती है। और दूसरा राज्य बताओ जिसकी केवल एक ही राज्य के साथ सीमा टच होती है? मेघालय। मेघालय के चारों तरफ कौन गिर रखा है? असम। और मेघालय की सीमा या तो बांग्लादेश से टच होगी या फिर असम से टच होगी। ठीक है, असम की हाँ टच होती है ना। मैं केवल एक ही सिंगल स्टेट वो पूछ रहा हूँ, केवल एक ही राज्य से टच होते हैं, दूसरों से टच नहीं होते हैं। तो पहले असम आता है, असम के बाद में मेघालय आता है, मेघालय के बाद में त्रिपुरा आता है, त्रिपुरा के बाद में मिजोरम आ जाता है। कौन सा शेड्यूल? 6th शेड्यूल। अब आ जाओ 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन। 7th शेड्यूल, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड
यूनियन। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का पृथक्करण, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण और पृथक्करण, यानी शक्तियां मतलब कि कानून कौन कौन से विषयों के अंदर का तो स्टेट बनाएगा या केंद्र बनाएगा, कि संसद कहाँ पे कानून बना सकती है, राज्य की विधानसभाएं कहाँ पे कानून बना सकती है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस कौन से शेड्यूल के अंदर, 7 शेड्यूल के अंदर। पहला लिखो लिस्ट, यूनियन लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट हैं, पहले तो कर लो 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट। सेकंड लिखो स्टेट लिस्ट। थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। पहली संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। लिखो यूनियन लिस्ट 98 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 98। ओरिजिनली 97, अभी 98। कितने ओरिजिन? 98, ओरिजिनली 97। लिख लो। स्टेट लिस्ट में करो 59 सब्जेक्ट्स, स्टेट में 59 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 66, ओरिजिनली 66, अभी 59 सब्जेक्ट्स ही हैं। कुछ चेंज कर लो, पुराने याद हैं उनको, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में करो 52 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 57 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 57 सब्जेक्ट्स। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है कौन से ईयर में? 1976 में। कौन सी तारीख से वो लागू होता है? 3 जनवरी 1977, ठीक है ना। विथ इफेक्ट फ्रॉम WEF लिखा होता है ऐसा, 3 जनवरी 1977 को लागू होता है। और आया कब में? 1976 के अंदर आया था। उसमें क्या था, कुछ सब्जेक्ट थे जो राज्य सूची में थे, उन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि उन विषयों से संबंधित कानून केवल यूनियन बनाएगा या राज्य बनाएगा या दोनों बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट रहते हैं उनसे रिलेटेड कानून कौन बनाता है? केवल भारत की संसद बनाती है। जैसे डिफेंस रिलेटेड प्रोविजंस, हमारी सुरक्षा से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है, भारतीय सेनाओं से रिलेटेड कोई प्रावधान बनाने, जैसे अग्निवीर योजना थी, उससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस बनाने, तो राज्य की सरकारें बनाएगी या केंद्र सरकार बनाएगी? केंद्र सरकार संसद कानून उससे रिलेटेड बनाएगी। किसी देश के साथ में हमारा कोई समझौता हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो वो केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकारें करेगी? केंद्र की संसद करेगी उसको, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जैसे केंद्र और क्या क्या बना सकता है? केंद्र के पास में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? कॉमन सब्जेक्ट्स सोचिए, देखो डिफेंस हो गए, आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर रहेंगे। विदेशी मामलों पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र ही बनाएगा विदेशी मामलों से रिलेटेड कानून। आणविक ऊर्जा से रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? केंद्र। हमारी स्पेस रिलेटेड कानून कौन बनाएगा? केंद्र, यानी यूनियन बनाएगी। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर राज्य कानून बना सकता है। जैसे कि पुलिस, पुलिस किसके पास में होती है? राज्यों के पास में। राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, तेलंगाना पुलिस, बॉम्बे पुलिस, अलग अलग नाम होते हैं। मापू से मुंबई पुलिस सेवा, हाँ एकमात्र। इसमें क्या स्पेशल पुलिस एक्ट है, स्पेशल पुलिस एक्ट है 1942 के अंदर। उस स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस को विशेष अधिकार दिए गए। एकमात्र दिल्ली पुलिस ही है जो केंद्र के हाथ में, और दिल्ली का मुख्यमंत्री हमेशा परेशान रहता है कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है। केवल जिसके हाथ में पुलिस पूरी की पूरी गृह मंत्रालय के हाथ में रहती है। पौंडीचेरी पुलिस सेवा भी वहां के हाथ में नहीं है। तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर तो ये रह सकता है, लेकिन बाकी के सभी पुलिस किसके हाथ में होती है? स्टेट के हाथ में होती है। तो राजस्थान पुलिस किसके हाथ में? माननीय अशोक गहलोत जी के हाथ में, ठीक है। दिल्ली पुलिस किसके हाथ में? गृह मंत्रालय के हाथ में। और डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके हाथ में रहेगी? यूनियन के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंडर में, केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, जो हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट बन के जाते हैं, या CPO से जो एग्जाम पास करके जाते हैं, या CISF CRPF में जाते हैं, वो किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में, यूनियन से रिलेटेड। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य,
जैसे कि आयुष्मान भारत योजना किसने लेके आई? केंद्र सरकार। हम लोग लेके आ गए कौन सी? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान सरकार ये लेके आ गई। तो दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा से रिलेटेड प्रोविजंस दोनों बना सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कौन लाएगा? केंद्र सरकार लेके आएगी। और पढ़े हमारी बेटी योजना कौन ले आएगा? राजस्थान सरकार ले आएगी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय राजस्थान सरकार लेके आ जाएगी। ठीक है। नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार लाएगी। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार लेके आएगी। तो हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स राज्य सरकार, इंग्लिश मीडियम स्वामी विवेकानंद स्कूलें भी हमारी राजस्थान सरकार। ठीक है। तो ये अलग अलग सरकारें अलग अलग प्रकार से अपने नियम बना सकती है। दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता, राज्य भी बना सकता, दोनों के हाथ में। वन्य जीवों से रिलेटेड जो मैटर होते हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। नेशनल पार्क का दर्जा केंद्र सरकार देगी। हम लोग किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दे सकते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा दे सकते हैं। दोनों ही रिलेटेड प्रोविजंस बना सकते हैं। शेर को राष्ट्रीय जंतु का दर्जा देना, बाघ को, टाइगर को दे दिया। नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। और टाइगर कंजर्वेशन एक्ट बना देगा केंद्र। हम लोग बना देंगे केमल कंजर्वेशन एक्ट, केमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ केमल एक्ट 2015 राजस्थान बना देगा। गोडाउन संरक्षण अधिनियम राजस्थान बना देगा। यानी केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं इससे रिलेटेड। ये कुछ प्रोविजंस ये किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। कोई कंफ्यूजन? बिजली, बिजली दोनों के अंदर आती है। इसमें आती है बिजली, दोनों के अंदर आती है। समझ में आ गया? केंद्र भी, जैसे आणविक बिजली बनाएगी केंद्र सरकार, एटॉमिक एनर्जी कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। इसके अलावा हम लोग अपनी सोलर एनर्जी के लिए, हाइब्रिड एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए, कोल एनर्जी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए खुद के संयंत्र लगा सकते हैं। तो कुछ जो पावर प्लांट्स होते हैं वो केंद्र सरकार के होते हैं, कुछ पावर प्लांट्स होते हैं वो राज्यों की सरकारों के होते हैं। तो दोनों ही उसी के हाथ में आती है। आ गया? इंश्योरेंस, ठीक है, केंद्र राज्य दोनों में आ सकते हैं। तो ये याद, कुछ पॉइंट्स है जो अपने को याद करने हैं, बाकी याद अपने आप याद है। बताओ कृषि किससे रिलेटेड है? राज्य और केंद्र दोनों से, क्योंकि हम लोगों ने देखा 3 कृषि कानून थे वो भारतीय संसद ने बनाए। उसके अलावा जैसे किसान कलेवा योजना राजस्थान के अंदर, किसान कोष 2000 करोड़ का राजस्थान ने बनाया है। ठीक है। कृषि के लिए अलग से पहली बार बजट पेश किया राजस्थान सरकार ने, तो उसके लिए कानून बनाया जा सकता है। तो ये भी कौन सी सूची में? समवर्ती। समवर्ती कॉन्कुरेंट का मतलब होता है ऐसे सब्जेक्ट जिनमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सके। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? अभी 98 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्कुरेंट लिस्ट में कितने हैं? 52 है। और स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 59। कितने हो गए? पावर डिवीजन है, ये कानून नहीं बना सकते उससे रिलेटेड। जैसे कृषि कानून जो केंद्र वाले थे, उसके अंदर कुछ मामलों के अंदर राज्य सरकारों ने इंटरफेयर किया था, उससे रिलेटेड वो नहीं बना सकते थे। मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे, तो कुछ प्रोविजंस उनमें होते हैं जिनमें राज्य सरकार, जैसे नागरिकता संबंधी विधेयक था, जो सिटीजनशिप होता है वो केंद्र का सब्जेक्ट या राज्य का सब्जेक्ट? केंद्र का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम लोगों की यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो सिटीजनशिप एक्ट आया 2019 के अंदर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 के नागरिकता संशोधन विधेयक संबंधी जो नए प्रावधान ऐड किए गए, उनको केवल भारतीय संसद चेंज कर सकती है, वही बना सकती है। क्या राज्य की सरकारें उसमें परिवर्तन कर सकती है? नहीं कर सकती है राज्य की सरकारें। ठीक है, लागू ही नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य के हाथ में ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर भी कुछ राज्य सरकारों ने किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही था या गलत था? गलत था। आ गया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट देखें, विरोध का हाथ, आपके हाथ में होता है विरोध करना। आप एक्ट पास करके भी विरोध कर दिखा सकते हो, प्रोटेस्ट करके भी विरोध करा सकते हो, लेटर लिख के भी, आर्टिकल लिख के भी, कैसे विरोध कर सकते हो। शांतिपूर्ण होना चाहिए। वहां पे नहीं लठ लेके हम लोग पहुंच गए हैं कि हम लोग हथियार लेके पहुंच गए, नहीं किया हम लोग तो ये बदल देंगे, हमारे हाथ में क्या है? AK-47 है, नहीं है क्या? ये नहीं करना होता है। वहां पे शांतिपूर्ण, क्योंकि भारतीय सेनाएं इतनी मजबूत हैं कि कोई भी जैसी देश टुकड़े टुकड़े जो करने वाले लोग होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पे आन मिलो सजना मोर देन इनफ होता है। ठीक है ना? इंडियन पुलिस इतनी पावरफुल
है। नेक्स्ट लिखो फिर 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखो लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा संवैधानिक भाषाएं कर लो, संवैधानिक भाषाएं जिसमें है 8th शेड्यूल के अंदर कितनी संविधान की भाषाएं हैं? 8th शेड्यूल के अंदर कितनी भाषाएं रहेगी? 22 भाषाएं रहेगी। 22 की 22 भाषाएं याद है, याद होनी ही चाहिए किसी भी हाल के अंदर। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हमारे यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे की तरफ चलेंगे हम लोग, 22 की 22 लिख लोगे, ठीक है, लिखते चलो पहले से पहले, ठीक है। ऊपर ही ऊपर कौन है भारतीय? ये क्या कर दिया, गलत हो गया, भारतीय से के साथ में शेड्यूल चाइना को और बांग्लादेश को सबको मिला लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये कुछ इसी टाइप का सा भारत है, ये थोड़ा सा पीएचए को हम लोग वापस मिला लेते हैं। अपना हिस्सा था ये जो भारत है, इसके अंदर कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। भाषाएं तो हमारे यहाँ पे हजारों हैं, रिकॉग्नाइज कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। ऊपर ही ऊपर कौन सा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पर? डोगरी। कौन सी भाषा? डोगरी। लिखते चलो, कौन सी भाषा है? डोगरी भाषा। डोगरी के बाद में यहाँ पे कौन सा इलाका आ गया? पंजाब वाला इलाका। पंजाब में कौन सी? पंजाबी भाषा बोली जाएगी। 2 भाषाएं हो गई। इसके बाद में कौन सी जगह आ गई? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भाषा हिंदी। कौन सी रहती है? हिंदी। कितनी हो गई? 3 भाषाएं हो गई। उसके बाद में दिल्ली। दिल्ली के अंदर भी भाषा हिंदी। उत्तराखंड में हिंदी। उत्तर प्रदेश में हिंदी, ठीक है। राजस्थान में हिंदी, राजस्थान में भी हिंदी बोलेंगे। राजस्थान के नीचे कौन आएंगे? गुजरात। गुजरात में कौन सी भाषा? गुजराती बोलेंगे, ठीक है। गरवी गुजरात, गुजराती बोल देंगे। हमारी मारवाड़ी को अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है और अपने को जल्दी लेने के लिए हम लोगों के प्रयास जारी है। उसके बाद में देखिए क्या फायदे होते हैं, ठीक है। संवैधानिक भाषा का फायदा क्या होता है। देन गुजरात के बाद में टच कौन है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा? मराठी। संवैधानिक भाषा है। मराठी के बाद में नीचे कौन सा? गोवा कौन? गोवा में कौन सी? कोंकणी। कोंकणी को मिला हुआ दर्जा? मिला हुआ है, लिख लो कोंकणी। कोंकणी के बाद में नया कौन राज्य? कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा कन्नड़। कौन सी है? कन्नड़। कर्नाटक में होती है कन्नड़ भाषा। यहाँ पे कौन सा राज्य? केरला। केरला के अंदर मलयालम। वेरी गुड, मलयालम दर्जा है। मलयालम के टच होता हुआ राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में भाषा तमिल भाषा। तमिलनाडु के ऊपर कौन है? आंध्र प्रदेश। वहां पे कौन सी भाषा? तेलुगु। तेलुगु भाषा रहेगी। और आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत उर्दू भी बोली जाती है, ठीक है। उर्दू उत्तर प्रदेश में भी उर्दू बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में भी, तो उर्दू भी लिख लो। तेलुगु प्लस उर्दू। उर्दू के बाद में हम लोग इधर आए तो ये कौन सा राज्य? ओडिशा। ओडिशा में कौन सी भाषा? उड़िया भाषा। तो उड़ियावी भाषा को भी हम लोगों ने संविधान में दर्जा दे रखा है। फिर यहाँ पे कौन बच गए? छत्तीसगढ़ वगैरह। वहां पे कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ के अंदर संथाली। छत्तीसगढ़ झारखंड में सेंथलीज भाषा। संथाली को भी मिल रखा है दर्जा। मध्य प्रदेश में कौन सा? हिंदी रहेगा। इसके बाद में आ जाता है बिहार। बिहार की कौन सी भाषा? मैथिली। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा। मैथिली को भी हम लोगों ने दर्जा दिया है संवैधानिक भाषा का, ठीक है। यहाँ पे कौन सा स्टेट? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की भाषा बंगाली भाषा। तो बंगाली को भी संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। जो वेस्ट बंगाल का ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पे जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, ये थोड़ा सा नेपाल के टच होता हुआ है। तो यहाँ पे एक भाषा और बोली जाती है नेपाली भाषा। नेपाली को भी हम लोगों ने दर्जा दे रखा है। तो नेपाली भी हमारे संविधान की भाषा होती है। फिर सभी भाषाओं की मम्मी कौन है? संस्कृत। तो संस्कृत को भी लिखो यहाँ पे, संस्कृत। संस्कृत सभी पूरे भारत में हमारे दिल में रहती है। संस्कृत रेस्पेक्ट है, ठीक है।
मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तो संस्कृत के बराबर भी कोई नहीं है। सभी भाषाओं की मम्मी है ये, जननी ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, दैट इज समधनकृत संस्कृत। उसको भी लिख लिया। फिर कुछ लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं जिनकी भाषा में समझ में नहीं आती, और वो हम लोग उनके पास में सामान लेने जाते हैं और वो खुद ही आपस में बातचीत करते हैं कि कितने पैसे लेने हैं। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। सिंधी भी पूरे देश में फैले हुए, सिंधी भाषा भी लिखो। हो गया। सिंधी के बाद में हम लोग वापस चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हमारा अहम हिस्सा। यहाँ पे कौन सा राज्य? असम। तो असम में कौन सी भाषा? असमीज। असमीज, ठीक है ना, असमिया। कौन सा? असमिया। असम के बाद में यहाँ पे नागा में कौन सी? नागा। मणिपुर में मणिपुरी लिख लो। कौन सी? मणिपुरी। मणिपुरी के बाद में बोडो। कौन सी है? बोडो लिख लो। बोडो तो असम में ही बुलवा रहे। ये सब इलाका असम का ही था पहले, फिर असम से ही टूट टूट के ये अलग अलग स्टेट बने। तो मणिपुर को दे दिया, बोडो को दे दिया, असमिया को दे दिया। और कितनी भाषाएं हो गई बताओ? कितनी हो गई? 20 भाषा हो गई। कौन सी भाषाएं बच गई? डोगरी भाषा सबसे पहले पहले लिखा था, उर्दू लिख लिया था। बताओ। कश्मीरी भाषा, कश्मीरी डोगरी कौन सी होती है? एक ही भाषा होती है। और बताओ, मिजो को दर्जा मिल रखा है नहीं मिल रखा? मणिपुरी ली लिखी, लिख ली। फिर बताओ कौन सी बच रही है? हो गई। कितनी हो गई? 22 हो गई। कितनी हुई है? 20। कितनी हो गई? 21 हो गई। उर्दू लिख ली? उर्दू अलग से लिखनी है, हाँ। 21 हो गई। 21 के बाद में बच गई क्या? बंगाली, बोडो, डोगरी। एक कश्मीरी लिखो, कश्मीरी अलग से आएगी। कश्मीरी अलग है, कश्मीरी भी लिख लो। कश्मीरी अलग है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाएगी? कश्मीरी डोगरी भी बोली जाएगी। तो ये हो गई कितनी टोटल? 22 भाषाएं हो गई। अब वापस से एक बार बोल दो इसको, 22 भाषाओं को, तब अपने को याद रहेगा। ऊपर ही ऊपर कश्मीरी और डोगरी भाषा। डोगरी के बाद में पंजाब, पंजाबी। हिमाचल प्रदेश हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, उत्तर प्रदेश हिंदी प्लस उर्दू, उर्दू भी बोली जाएगी। दिल्ली के अंदर हिंदी, राजस्थान में हिंदी। मारवाड़ी तो है लेकिन संवैधानिक भाषा का दर्जा अभी मारवाड़ी को नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना, लेके रहेंगे। गुजरात में गुजराती। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र में मराठी भाषा, मराठी मानुस मराठी भाषा बोलते हैं। गोवा के अंदर कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा। कर्नाटक में कन्नड़ बोल देते हैं। कर्नाटक के नीचे केरला में मलयालम बोली जाती है। केरला के अंदर मलयालम के बाद में पास वाला इलाका तमिल, तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी। ऊपर वाले इलाके में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेलुगु, तेलुगु प्लस उर्दू भी बोली जाएगी। थोड़ी सी हैदराबादी बोली जाएगी, लेकिन हैदराबादी वगैरह को संवैधानिक दर्जा नहीं है। यहाँ पे तेलुगु को संविधान का दर्जा है। तेलुगु के बाद में उड़ीसा, उड़ीसा में ओडिया बोली जाएगी। यहाँ पे संथालीज भाषा, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला इलाका रहेगा थोड़ा। कौन सी? संथाल भाषा। वहां पे संथाल जनजाति पाई जाती है। वहां पे कौन सी भाषा? सेंटलीज। फिर हम लोग ऊपर चले गए बिहार वाले इलाके में। ये कौन सी? मैथिली। मैथिली किसका प्रायवाची है? माता सीता का प्रायवाची मैथिली। तो वहां पे भाषा कौन सी बोली जाती है? मैथिली भाषा बोली जाती है। भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा नहीं है। फिर आ जाओ बंगाली पे। बंगाली को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है, तो बंगाली। बंगाल में जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी वाला जो इलाका रहेगा, वहां पे थोड़ा सा नेपाल का प्रभाव होता था। गोरखालैंड की मांग भी की जा रही है, तो कौन सी भाषा? नेपाली। और नेपाल के साथ हमारे बहुत ज्यादा कल्चरल रिलेशन भी है, और यहाँ पे नेपाल के खूब सारे लोग रहते हैं अपने साथ में, ठीक है। तो कौन सी भाषा? नेपाली भी। सभी भाषाओं की मम्मी संस्कृत, तो संस्कृत को रखना ही है। पूरे भारत के अंदर जो लोग रहते हैं व्यापारी वर्ग, सिंधी, तो सिंधियों की भाषा भी आ गई। उसके अलावा उर्दू भी आ चुकी है। फिर हम लोग चलते हैं इधर असमीज। असम में असमीज आ गई। बोडो आ गई। बोडो के बाद मणिपुर में मणिपुरी आ गई। कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। क्या इंग्लिश को संवैधानिक भाषा का दर्जा है? नहीं है। इंग्लिश इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इज अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। इन दोनों को हम लोग राजकाज में उपयोग में ले लेंगे। संवैधानिक भाषा हिंदी है या नहीं है, लेकिन इंग्लिश को संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिला हुआ है। अब दर्जा किसको मिलना चाहिए? मारवाड़ी को। मारवाड़ी को बहुत ज्यादा जरूरत रहती है।
दर्जा मिलने के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपका सिलेबस इसके अंदर आ जाता है, यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उस पर्टिकुलर भाषा में आप दे सकते हो। जब भाषाएं ग्रो होती है तो आपका कल्चर ग्रो होता है, क्योंकि आपके द्वारा जितना भी लिटरेचर लिखा गया है वो आपके भाषा में तो रिफ्लेक्ट होगा एक पर्टिकुलर, क्योंकि राजस्थान के पास में खुद की लिपि है, हमारी लिपि है देवनागरी महाजनी लिपि। हम लोग अलग स्टाइल से लिखते हैं, जैसे काड़ू तो ल घूम किया जाता है उसके अंदर, ठीक है, क्या बुढ़िया बगुड़िया ऐसे बोल रहे हैं ना, या ज्यादा शब्द लिया आधा दो दो मिक्स करके हम लोग लिखते हैं, ये अलग भाषा है, लिखी जाती है देवनागरी की तरह, महाजनी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है ना। आवे ओड़ू, ठीक है ना, ओल्लू थोड़ी है वो, ओड़ू आवे नहीं है क्या। काल है, काल थोड़ी बोलते हैं, काल मतलब समय, काल है यानी जीभ को थोड़ा सा हम लोग टंग ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अंदर से प्रेशर बनाया जाता है ताकि जीभ मुड़े, एक्सरसाइज करवाते हैं हम लोग। गलत है, गलत नहीं बोलते, गलत, ठीक है ना। ये क्या है, बेसिकली हमारी खुद की अपनी भाषा है, हमारी खुद की लिपि है, लिपि है तो इसे संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, उससे हमारा लिटरेचर ग्रो होता है। नए नए जैसे कि कोर्सेज आते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो कोर्सेज आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते हैं, नई वैकेंसी आती है। संवैधानिक भाषाओं के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस रहते हैं कि जो पर्टिकुलर कोर्ट की प्रोसीडिंग रहेगी वो लोकल भाषाओं के अंदर होनी चाहिए। तो जब हमारे यहाँ पे प्रोसीडिंग चले राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर तो राजस्थानी भाषा में भी तो प्रोसीडिंग चलनी चाहिए यहाँ पर। जब तमिल तेलुगु के अंदर उनके पास में डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं या और भी जो भाषाएं संवैधानिक उनमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि आम नागरिक के द्वारा आज भी राजस्थान में राजस्थानी भाषा ही बोली जाती है। हम लोग हिंदी को ऑफिशियल भाषा मान सकते हैं, बहुत सारे लोग थे जैसे कि हम लोग पढ़ने गए पहली बार तो 5वीं तक तो हमें हिंदी आती ही नहीं थी, दो ही भाषाएं आती है, राजस्थानी और इंग्लिश आती है, ठीक है ना। हिंदी के पेपर में हम लोग मारवाड़ी लिख रहे हैं, मदर टंग, जब मदर टंग को ही बढ़ावा दिया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो राजस्थानी भाषा को भी मिलना चाहिए संवैधानिक दर्जा। उसके बाद में यूपीएससी के पेपर्स में काम आएगी, नया लिटरेचर बनेगा, लिटरेचर को संरक्षण मिलेगा। और राजस्थान का लिटरेचर है वो बराबर हिंदी के लिटरेचर जितना ही पावरफुल है। राजस्थान में यहाँ पे अलग अलग साहित्यकार हुए अलग अलग समय के अंदर, बहुत सारी जातियां जिनका काम ही केवल साहित्य की रचना करना है। यहाँ पर अनलिमिटेड साहित्य पड़ा है, हमारे यहाँ पे पोथी खाने हैं, संग्रहालय हैं जिनके अंदर पुराना लिटरेचर, और लिटरेचर आज का नहीं है, राजस्थानी भाषा का उल्लेख तो हम लोगों के 8वीं शताब्दी की कुबलेवाला में मिलता है। चंद्रवरदाई की जो पृथ्वीराज राजसो है वो पिंगल में लिखी गई है। तो जब इतने इतने महान महान ग्रंथ हमारी राजस्थानी भाषा के अंदर लिखे गए हैं तो इसे दर्जा भी मिलना ही चाहिए। प्रयास जारी है, जल्दी ही सफल होंगे। अब लिखो, ये तो संवैधानिक में ओरिजिनल शेड्यूल थे, कितने शेड्यूल थे, ओरिजिनल। अब लिखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 8th शेड्यूल। गुजराती आती है वहां पे, अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज में जाना है गुजरात में तो गुजराती आनी चाहिए, वहां पे अगर आपको वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है तो गुजराती आनी चाहिए। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने के लिए आपको राजस्थानी आनी जरूरी नहीं है। पहले जरूर 20 नंबर की थी, 2013 का मेंस जो था उसके बाद में हटा दी गई, ठीक है। हाँ ऐसा मिक्सअप रहती है, ऐसे तो हिंदी भी अलग अलग जगहों की अलग अलग है। अब जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ मारवाड़ी टच आ रहा है पूरा, ठीक है, दिल्ली वाला टच, दिल्ली अलग टच होता है, यूपी वाला टच अलग होता है, बिहारी टच अलग होता है, टच अलग अलग है, भाषा वही है। हम लोग भरतपुर वालों की भाषा मारवाड़ वाले समझ सकते हैं, और जो जैसलमेर मारवाड़ वाले हैं वो इनको भी समझ सकते हैं। मिक्सअप कर दो, बीच वाले इलाके को दे दो और सभी का मिक्सअप भाषा निकल के आती है, ठीक है ना। सबका ही साहित्य मिक्सअप के अंदर आएगा। राजस्थान में विविधता में एकता। हाँ उनकी वागड़ भाषा, वागड़ बोली जाती है उनके द्वारा, वागड़ी में बोलते हैं थोड़ी सी वागड़ी, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं डी डी। गुजराती टच आए कि हम शू करे छे, ठीक है ना, इस टाइप से वो भाषा, ठीक है, शू करे छे, तो इस टाइप से थोड़ा सा गुजराती टच आता है, डी 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 ज्यादा शब्द बोले जाते हैं उनके द्वारा, ये रहता है। तो अलग अलग टच है, तभी तो हमारे को संवैधानिक भाषा के दर्जे की जरूरत है, क्योंकि ये बोलियां हैं सब, भाषा तो एक ही है, भाषा है राजस्थानी भाषा। ये सब क्या हो जाती है, इनका सबका एक कॉमन फॉर्मेट भी तो बन सकता है,
कॉमन फॉर्मेट कब बनेगा, जब हम लोगों के द्वारा यहाँ पे दर्जा दिया जाएगा, सभी का मिक्स करेंगे। ठीक है, चलो इसमें संविधान संशोधन लिखो। तो शेड्यूल में भी संविधान संशोधन हुआ है, लिखो संविधान संशोधन कौन सा, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां 21st शेड्यूल 8th में कॉन्स्टिट्यूशन में। इतनी भाषाएं आई कहां से, पहले तो ये लिखो, ओरिजिनली ओनली 14 लैंग्वेजेस वर इन 8th शेड्यूल। आरंभ में केवल 14 भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला हुआ था। ओनली 14 लैंग्वेजेस वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अब 14 से कितनी हो गई, 22, कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई। 8 ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगी संविधान के अंदर, बढ़ाने के लिए एक तरीका है, उस तरीकों को बोलते हैं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है ना, जैसे हर चीज का एक तरीका होता है। अब तरीकों के नंबर होते हैं यहाँ पे, पहला नंबर लिखो 21 नंबर, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आया किसके लिए, सिंधी के लिए, सिंधी जोड़ी गई। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये लगभग रहेगा 67, इधर ही खूब बोली जाती है। अजमेरी गेट में, अपने जीटी में चले जाओ, गौरव टावर के अंदर मालवीय नगर, सिंधी सिंधी, ठीक है ना, सारी कॉलोनियां वही भाषा बोली जाएगी, अलग से पता लग जाएगा। ठीक है ना, अलग ही भाषा, समझ में नहीं आए मतलब कौन सी भाषा है वो, सिंधी भाषा है, इतना सा समझना। राजस्थान के अंदर जो भाषा आपको समझ में नहीं आ रही वो है सिंधी भाषा। ठीक है, बाकी तो सब पता लगती है कौन सी भाषा है, और दुकानदार के द्वारा स्पेसिफिकली ये बोली जाएगी। ठीक है, चलो सिंधी हो गया 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। 21st के बाद में कौन सा आएगा, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71वां संविधान संशोधन। इसमें 3 जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। तो कोंकणी बोली जाएगी गोवा के अंदर, तो गोवा वालों ने कहा कि हमारी भी भाषा अलग करो, हम भी भाषा बोलेंगे। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। नेपाल वालों को भी दर्जा दे दिया हम लोगों ने। ये इंदिरा गांधी का दौर है, इंदिरा गांधी का दौर नहीं, ये दौर 90 का दौर है इंदिरा गांधी का, या नरसिम्हा राव के समय। ठीक है ना, उस जमाने में हम लोग एकदम से बदलाव आ रहे हैं तो दर्जा भी दिया जा रहा है। फिर लिखो 21 + 71 कितने होते हैं, 92, तो 97, 92, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 21 + 71 कितने होते हैं, 92। आज नहीं माने ये, चलो 21 बताओ कौन कौन जोड़ी गई थी, लिख लो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब इसको देखो, जो 8th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किए गए। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर दूसरा 71 कॉन्स्टिट्यूशन, 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर कौन सा 92 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कितनी जोड़ी गई, 1, इसमें कितनी जोड़ी गई, 3, इसमें 1 + 3 4, 21 + 71 बराबर 92। याद रह जाएगा इससे। तो ऐसे ही ऐसे जोड़ जोड़ के, गणित की पूरी क्या है ये, गणित है, गणित को ऐड कर दिया था। गणित को जिसमें ऐड किया गया, संविधान संशोधन की गणित कहां पर देखने को मिलती है, 8वीं अनुसूची के अंदर। 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने 4 भाषाएं जोड़ दी, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है ना, मैथिली हम लोग बिहार के साइड में बोलेंगे, संथाली छत्तीसगढ़ की साइड में बोलेंगे, बोडो असम की साइड में बोलेंगे, और डोगरी कश्मीर के साइड में बोलेंगे। बोल दी, तो 8 भाषाएं ऐड कर चुके हैं हम लोग। जैसे ही 8 भाषाएं ऐड होती है, हमारा संविधान संशोधन कंप्लीट होता है। अब ये तो ओरिजिनली थी, अब हम लोगों को नई अनुसूचियां जोड़नी है, उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। और अमेंडमेंट से हम लोग क्या जोड़ेंगे,
और भाषाएं जोड़ेंगे। कितना हो गया, 1 बजने को आगे, तो यही कंप्लीट करेंगे राजस्थान, यही कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। कंप्लीट तो हो जाए ना, तो फिर राजस्थान कल कंप्लीट कर लेंगे। ये कंप्लीट तो एक चीज तो कंप्लीट होती जाए। अगला देखो 9 शेड्यूल, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची लिखो। एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन कब आता है? 52 में। 2 में या 1 में आ जाएगा? 1 में आ जाएगा। लिखो इसके प्रधानमंत्री जरूरी है, ये आईएएस में पूछा था। जब प्रथम संविधान संशोधन आया था, भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यह आईएएस 2019 या 20 का सवाल है। 9 शेड्यूल में भी कर देते हैं सब काम, ठीक है ना। ठीक है, यही तो बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। लिखो, टू प्रोटेक्ट द लॉज इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी on the ground of violation of fundamental rights. To protect the laws in it from the judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. Laws from judicial scrutiny, लिखो, न्यायिक समीक्षा से कानूनों का बचाव, देखो, ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, न्यायिक समीक्षा से कानूनों का बचाव। क्या? बस यही है। अब क्या होता है न्यायिक समीक्षा? कई बार क्या होता है, सरकारों के द्वारा कानून बना दिए जाते हैं संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर। उन कानूनों की बाद में होती है न्यायिक समीक्षा। किसी व्यक्ति ने वो कानून कोर्ट में पहुंचा दिया और बोला कि साहब इससे मैं असहमत हूँ, ये हमारे मूल अधिकारों का वॉयलेशन करता है। फिर न्यायपालिका उसे देखती है कि वास्तव में वॉयलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर न्यायपालिका को लगता है वॉयलेशन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसे अमेंड भी कर सकती है, संसद को बोल सकती है इसमें कुछ बदलाव कीजिए, या नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकती है, उसे शून्य करार दे सकती है। न्यायपालिका के पास में ये पूरा का पूरा अधिकार है, बिकॉज जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या किया कि संसद ने एक तरीका अपनाया, क्योंकि संसद कानून बनाती, और कानून बनाती किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता फंडामेंटल राइट्स का। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही कानून बना दिया। मान लो जी प्रॉपर्टी, आपका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अधिकार को हम लोगों ने आर्टिकल 19 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट दर्ज कर दिया। आर्टिकल 19 का जो एफ पॉइंट था, उस एफ ई पॉइंट है ना, उसके अंदर क्या था कि आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका फंडामेंटल राइट है। ये तो आपके संविधान ने बना दिया। संविधान ने बना दिया तो संविधान का रक्षक कौन? हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। तो जो आपको राइट दिया गया, क्या उस राइट को कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। अगर छीनने आया तो कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट भाई साहब बैठा है, तो कोई नहीं छीन सकता। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम कंडीशन ये है कि 10% लोगों के पास में भारत की 90% जमीन है, और 90% लोगों के पास में 10% जमीन है। यानी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। किसी व्यक्ति के पास में 10,000 बीघा जमीन है और किसी व्यक्ति के पास में 10 बाई 10 का प्लॉट भी नहीं है। अब सरकार ने कहा कि इनमें थोड़ा सा इक्वलिटी लेके आए, तो सरकार ने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जमींदारी उन्मूलन, इंटरमीडिएटरीज का अबोल्यूशन, एक सीलिंग एक्ट लेके आए। तो सरकार कानून लेके आती है, उस कानून में लैंड रिफॉर्म के लिए, भूमि सुधार के लिए कानून लेके आती है। सरकार क्या करती है कि कुछ लोगों को एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं रखने की प्रोविजंस उसमें ऐड कर देती है, कि एक लिमिट से ज्यादा कोई व्यक्ति जमीन नहीं रख सकता। अगर मेरे पास में 1,000 बीघा जमीन है और कानून आ गया कि एक व्यक्ति केवल 200 बीघा जमीन ही रखेगा, बाकी की 800 बीघा जमीन कौन ले लेगी? सरकार ले लेगी, ठीक है ना। जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया, जमींदार बीच में नहीं रहेंगे। अब सीधा जो जमीन है उसके मालिक का और सरकार का संबंध रहेगा। बीच में पहले जमींदार हुआ करते थे, अब सीधा जो भी बिगोड़ी लेनी है, कोई टैक्स लेना है किसान से, वो सीधा कौन लेगी? सरकारें लेगी। अब यहाँ पे आप किसी व्यक्ति से उसकी 1,000 बीघा जमीन छीन रहे हो, तो जमीन प्रॉपर्टी है या नहीं है? जमीन आपकी संपत्ति है या नहीं है? और संपत्ति आपका कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट्स।
फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स को कोई छीन रहा है तो कौन बचाने आएगा? सुप्रीम कोर्ट बचाने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट बचाने, और आप सुप्रीम कोर्ट तो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है। संसद का काम है यहाँ पे लोगों का विकास करना, कल्याण करना। संसद की ये जिम्मेदारी है कि वहां पे इनइक्वलिटी है उसको इक्वलिटी में तब्दील किया जाए, लोगों को एक समान स्तर पे, थोड़ा बहुत तो इक्वलिटी तो नहीं आ सकती बराबर तो, लेकिन थोड़ा बहुत तो नजदीक लेके आए। जिन लोगों के पास में बिल्कुल भी जमीनें नहीं है उनको हम लोग 10-10, 5-5 बीघा जमीन दे ताकि वो भी खेती कर सके। लैंडलेस जो लेबर्स हैं, उनके पास भूमिहीन मजदूर हैं, वो भी तो उस पोजीशन पे आए। उसके लिए सरकार ने ये प्रोविजन लेके आ गई लैंड रिफॉर्म्स का। अब जैसे ही मेरी जमीन को छीनने के लिए सरकार आई, मैं कहाँ पे पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में। एज पर आर्टिकल 32 32 नंबर वाली बस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि नहीं, इसकी संपत्ति नहीं छीन सकते क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। संसद के सामने गड़बड़ हो गई, ये पेच फंस गया कि हम लोग सुधार करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और वहां पे आपके संविधान इनका बचाव कर रहा है। तो संसद ने एक रास्ता निकाला, क्यों ना जी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है पता किया उन्होंने कि भाई साहब ये तो संविधान में लिखा हुआ है। बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाए ये संविधान में लिखा हुआ, वकीलों के द्वारा कहा जाए संविधान में लिखा है, तो संसद ने कहा कि हम संविधान ही बदल देंगे। ठीक है ना, हमारे भाग्य की लकीरों में लिखा हुआ है कि तुम कुछ नहीं बनोगे, तो हम भाग्य की लकीरें ही बदल देंगे। वैसे संविधान के पास में अधिकार है कि हम संविधान ही बदल देंगे, और संविधान बदल के हम लोग 9वीं अनुसूची जोड़ेंगे। 9वीं अनुसूची जोड़ के बोल देंगे कि जो हम कानून बना रहे हैं कुछ, और अगर उस पर हम लोगों ने लिस्टिंग कर दिया ये 9 शेड्यूल में रखा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। तो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम लिया संसद ने, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? शेड्यूल 9 है। इसलिए हम लोगों के द्वारा बार बार अखबारों में देखा जाता है, पढ़ा जाता है कि वहां पे ये कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। जैसे इंदिरा साहनी का जो केस आया था 1992 में, उसके बाद में था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी भी राज्य में नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन की रेट 50% से ज्यादा है। सरकारें क्या करती, वहां पर रिजर्वेशन देती, कानून लेके आती, 9वीं अनुसूची में डाल देती। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए। 9वीं अनुसूची जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है? संसद के कानूनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। किसकी पावर्स को कमजोर कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कम कर रहा है। ऐसा ही लगातार संसद के द्वारा कानून बनाए गए। फिर 23वां, 24वां, 25वां संविधान संशोधन भी संसद लेके आई। फिर संसद ने 25वें में तो बोल दिया जी सुप्रीम कोर्ट के पास में न्यायिक समीक्षा का अधिकार ही नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट जागता है जी ऐसे नहीं चलेगा। फिर केशवानंद भारती केस होता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के जजों की 7/6 की मेजोरिटी से डिसीजन आता है। उसमें यह बोला जाता है कि न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट का या न्यायपालिका का एक मूल क्षेत्राधिकार है, और संविधान का यह मूल ढांचा है। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें बदलाव करने का अधिकार तो संसद को भी नहीं है। मैन इज मॉर्टल, सब मरेंगे एक दिन। ये तुम्हारे भाग्य की उम्र वाली रेखा के अंदर, इसको नहीं बदल सकते तुम, किसी को भी बदल सकते हो, तो सब कुछ नहीं बदल सकते तुम, मूल ढांचा नहीं बदल सकते। ठीक है, फिर लगातार ऐसा चलता रहा, विवाद होते रहे। फिर 2007 के अंदर एक केस आता IR कोहेलो का केस। IR कोहेलो केस में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का पूरा अधिकार है, कोई उसे नहीं रोक सकता, और यह अधिकार चालू होगा 24 अप्रैल 1973 से, जिस दिन केशवानंद भारती केस का डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। उसके बाद में कोई सा ही सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में रखो भाई साहब, चाहे और कोई अनुसूची बना लो, ये न्यायिक समीक्षा जुडिशियल स्क्रूटनी से नहीं बच सकता। तो कौन सी तारीख के बाद के जो केस है 9वीं अनुसूची में, उनकी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है? 24 अप्रैल 1973। तो 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो केस हैं, जो संविधान के बनने से लेके या संविधान से भी पहले के, उनकी क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है 9वीं अनुसूची में डाल देगा? नहीं हो सकती। लेकिन 24 अप्रैल के बाद के जो केस है उनकी हो सकती है। कौन सा केस है ये? IR कोहेलो, लिख लो IR कोहेलो केस। पहले तो ये लिखो, इट इज रिलेटेड विद लैंड रिफॉर्म्स एंड। फैसला आया तो उसमें कहा गया 24 अप्रैल एक डेट डिसाइड कर देगी। कौन सी तारीख के माने जी? हम लोग जो 9वीं अनुसूची में कानून पढ़े हैं, अब सबका तो हम लोग स्क्रूटनी करेंगे नहीं कि मूल ढांचे का जन्म कब हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर कब जन्म लेता है? 24 अप्रैल 1973। न्यायिक समीक्षा पे सबसे बड़ी चोट कब पहुंचाई थी? इसी दिन पहुंचाई थी। यानी संसद बोल रही है कि न्यायिक समीक्षा कर नहीं सकते।
सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ये हमारा मूल अधिकार है, इट इज अवर बेसिक राइट, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। हम फिर करेंगे कि यहाँ पे किस लिए हम लोग? फिर एक काम करो, हमारे को सर्वोच्च न्यायालय को ही हटा दो, ठीक है ना? फिर करेंगे क्या जब हम लोग यहाँ पे गार्जियन बना रखा है और गार्जियन की आप सुनते नहीं हो, फिर संविधान बचेगा कैसे? और संविधान बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। संसद के साथ में दिक्कत ये रहती है कि उसे लोगों का विकास करना होता है, और विकास के अंदर बहुत बार कानून आड़े आते हैं, ठीक है ना? संविधान भी विकास के कार्यों में आड़े आ जाता है। विकास के कार्यों के दौरान बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज होता है तभी विकास होता है। तो किसी से छीनना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है, ऐसे भी प्रावधान चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मैं सबकी रक्षा करूंगा, सबकी रक्षा करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट और संसद का विवाद हो जाता है। विवाद हो जाता है तो संसद ने क्या रास्ता निकाला कि इस थैले को नहीं देखोगे। गार्जियन कौन है? हमारे दादो साहब कि दादो साहब इस थैले को नहीं देखोगे, इस थैले में जो चीजें डाल रखी है बाकी सारी बातें आपकी मान्य है। दादो साहब ने कहा कि मैं बेसिक स्ट्रक्चर की तो सारी बातें देखूंगा, ये मेरे परिवार के मूल्यों से रिलेटेड है, नहीं है क्या? बस ये चीजें थी 10वीं अनुसूची, लिखो। संसद का प्रयास ये रहता है कि लोगों का कल्याण किया जाए। अब हर कानून की न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा जाता है, जो भी कानून लेके आती है संसद, जब जब जहाँ पे जुडिशियल अवेयरनेस बढ़ती है जिस जिस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर लीगल एक्सपर्टीज ज्यादा आते हैं, लोगों को कानून का ज्ञान ज्यादा होने लग जाता है, अवेयरनेस ज्यादा आती है, तो हर कानून किसी न किसी के लिए तो वो दुखदाई है। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो सबके लिए ही फायदेमंद हो। तब उस कानून को बाद में न्यायिक समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ये देखता है, या हाई कोर्ट्स होते हैं, न्यायपालिका हमारी ये देखती है कि वो कानून वास्तव में बड़े वर्ग के फायदे का है या नहीं है। किसी वर्ग को इससे आपत्ति है तो वो आपत्ति क्यों है, आपत्ति की हम लोग सुनवाई करते हैं। जब हमारी घर में लड़ाई हो जाती है तो हम हमारे दादो साहब दादी साहब के पास में जाते हैं, उनसे कहते हैं हम लोग कि देखो हमारे दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, अब आप सलटारा करो, ये ऐसे कर रहे हैं, इन्होंने ये फैसला ले लिया। फिर उनके पास में जाते हैं, वो देखते हैं कि यार ये गलत बात है, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया कि नहीं इसमें ये काम को ये बदलाव कर दो, तो अमेंडमेंट कर दिया उसमें, नहीं ये सही तो बात है, तो क्या प्रॉब्लम है? हर बात भी तेरे को कुचड़नी है? एक काम करे, फाइन लगाओ, मुर्गा बन जाता, ठीक है, आज पूरा काम तू करेगा, पूरी गायों का दूध तू ही निकालेगा। ऐसे क्या दे दिया हम लोगों ने पनिशमेंट, तो कई बार देते हैं पनिशमेंट। जैसे अभी फेमस केस चल रहे हैं तीस्ता सीतलवाड़ का। तीस्ता सीतलवाड़ जी कहाँ पे आजकल? जेल के अंदर। तीस्ता सीतलवाड़ ने क्या किया कि जो 2002 के दंगे थे उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रधानमंत्री है उनको, उस दौरान ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, क्लीन चिट दे दी। तीस्ता सीतलवाड़ एक एक्टिविस्ट है जिनके पिताजी हिंदुस्तान के सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। एजी अटॉर्नी जनरल होता है आर्टिकल 76 के तहत, MC सीतलवाड़ पहले अटॉर्नी जनरल भी वही थे, लंबे समय तक ये अटॉर्नी जनरल थे। तीस्ता सीतलवाड़ का जो बंगला है, अमिताभ बच्चन का जो जलसा है, उस जलसा से, जलसा ही अमिताभ बच्चन का, उस जलसा से 4 गुना बड़ा है। जुहू पे, जहाँ पे मारवाड़ी लोग रहते हैं, मारवाड़ी मतलब बिरला वगैरह, डालमिया वगैरह, अमिताभ बच्चन रहते हैं वहां पे। जुहू बीच पास में ही रहता है, उस बीच पे यहाँ पे रोड पे बंगले बने हुए हैं, इस साइड ऐसे चलते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चलते हैं, तो वहां पे बंगले बने हुए लाइन वाइज। वहां पे थोड़ी देर बाद में अमिताभ आते हैं, कई बार ऐसे करके वापस चले जाते हैं। हम इंतजार करते हैं कि 1.5 घंटे बाद अमिताभ बच्चन आएंगे, तो खड़े रहते हैं हम लोग कि अमिताभ बच्चन आएंगे, खोलेंगे, ऐसे करेंगे हम लोग भी, साहब देख लो मेरे को एक बार, नहीं या फोटो खींच लेंगे, अमिताभ लाइव दर्शन देखिए, अमिताभ के लाइव दर्शन। उनसे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बंगला आता है तीस्ता सीतलवाड़ का, 4 गुना बंगला बड़ा है, फिर भी कुछ नहीं है। तो भारत के अंदर क्या था कि आज से 10 साल पहले तक जो ये एक्टिविस्ट थे, NGO वाले थे, इन NGO वाले लोग लोगों की मानसिकता को प्रभावित किया करते थे। ये लोगों की मानसिकता तय करते हैं। ये किसी भी सरकार के पीछे पड़ जाते तो सरकार को झुका के ही मांगते। जैसे इनके हालात थे, ये कोर्ट केस उसके अंदर एक्सपर्ट होते, क्योंकि इनका सारा ही दिन काम क्या था, लीगल एक्सपर्टीज करना। और ये क्या होते हैं, लोग इनको बोलना ही नहीं को आता था, दूसरे लोगों के पास में बोलने के साधन ही नहीं थे, इनके पास में बेहतरीन बंगले। अब बंगला से समझ में आ गया, जितना बेहतरीन बंगला है, जो अरुंधति रॉय है उनका बंगला दिल्ली के अंदर, देख के देखता ही रह जाए आदमी, इतने बेहतरीन बंगले, ठीक है, जितने बड़े बड़े लोग हैं। तो इनको माइक पे बोलना आता था। हम लोगों जैसी भोली जनता थी वो चुपचाप, ओह सुन लो इनको बोलना नहीं है, चुपचाप, बोलना आता ही नहीं अपने को। वैसे बाइट कौन लेता अपनी, बाइट का मतलब ये बाइट नहीं
कि आप बोलो अपने विचार। तो ये लोग ही बोला करते, प्रोटेस्ट कर देते, कोर्ट में पहुंच जाते। तो ज्ञानी ये व्यक्ति थे। तो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों की मानसिकता को, साथ में सरकारों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और साथ में इन लोगों के द्वारा कुछ लोग थे जिनके द्वारा एक बिजनेस बना लिया गया। ये लोग बाहर से जो पैसा आता है या लोगों से पैसा लेते हैं, उससे बेहतरीन लाइफ स्टाइल जीते हैं। इन लोगों के बैग होते हैं 4-4, 5-5 लाख के। हमारा 400-500 का बैग खरीद के हम लोग फोटो डाल के प्राउड फील करते हैं कि 400 का बैग है। यहाँ पे 400-500 जो बैग होते हैं, इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमारे को लगता है ये जोड़ा पहन रखा है, ये नॉर्मल कोई 100-150 रुपए का हो गया। उनके क्या होता है, एक एक डिटेल आज डिजाइनर जोड़े होते हैं, ठीक है ना। टांग लेंगे बैग, अलग ही स्टाइल के अंदर चलेंगे वो, ठीक है। चप्पलों के अंदर वो चप्पलें भी 8-8, 10-10 लाइफ स्टाइल जीते हैं वो। बेहतरीन होटलों में राइटिंग लिख दी, कोई भी लिखने के बाद उनकी किताबें बिकती है, ठीक है ना। और बहुत सारा रेवेन्यू कमाते थे वो लोग। तो उन्होंने एक प्रकार का नैरेटिव सेट कर रखा है, बिजनेस चला रखा है, जिसे हम लोगों ने कश्मीर फाइल के अंदर एक प्रोफेसर देखी थी, ठीक है ना। इस प्रकार के ये लोग हैं, इनको मजा आता है ज्ञान देने के अंदर, और ये लीड करना चाहते, फ्रंट रोल में नहीं आना चाहते। फ्रंट रोल में तो कौन आएगा, लीडर रहो, इस लीडर को मैं कंट्रोल करूं कि मेरी बच्ची डीएसपी बन गई, मेरी बच्ची डीएसपी बन गई, ठीक है ना। आसाराम बापू कि मेरे बच्चे देश पे राज करेंगे। मैंने मनमोहन जी को बोल दिया है कि मनमोहन थोड़े दिन तक तू है, बाद में मेरे बच्चे ही राज करेंगे। यानी उनको खुद को राज नहीं करना है, वो दूसरों से राज करवाना चाहते हैं। उनको राज कर रहा है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और बाद में तांडव मचाना चाहते हैं कि मेरे को पद में मजा नहीं है, पद जिसके पास में उसको कंट्रोल करूं उसमें मजा है। ये होता है तांडव मचाना। तो ये लोग जो एक्टिविस्ट थे, एनजीओ वाले लोग थे, जो कुछ तथाकथित लोग हैं, ये लोग भारत में तांडव मचाने का काम करते थे, हर प्रोजेक्ट के पीछे पड़ जाते। तो इन लोगों के द्वारा कुछ बहुत सारे लोग सही भी थे, कुछ लोग गलत भी थे। हर बात में पिटीशन फाइल कर देना कोर्ट के अंदर। इस बार पिटीशन फाइल की कोर्ट ने कर दिया फिट की, अंदर जाते हुए बहुत नाटक ही नाटक। हर बार पे कोर्ट के पीछे पड़ गए, तुम एक व्यक्ति के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। जब एसआईटीज ने, यानी जिन ऑफिसर्स ने काम किया है, उन ऑफिसर्स की तुम्हारे को सत्यनिष्ठा पे क्या है, डाउट है, हर चीज पे तुम्हें डाउट है। तुम्हारे डाउट तो सोल्व कैसे हो, हम लोगों ने 5 बार हैंस प्रूव्ड कर दिया, फिर भी तुम्हारे डाउट है। इन डाउट का सोल्यूशन कोई नहीं है, टाइम खराब करते हो, एक काम करो इनको जेल में भेजो। और ये मेलिसलियसली कर रहे हैं, ठीक है ना। मेलिसलियस मतलब दुर्भावना के साथ में किया जा रहा है। आपकी अगर सद्भावना होती, वो नहीं है, दुर्भावना है यहाँ पर। आजकल जो बड़ा वर्ग है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हो गए यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, फेसबुक पे जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। एक एक व्यक्ति के पास में मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है। वो व्यक्ति बोल देना, जैसे कि क्या नाम जी, वो तय कर देते हैं दशा और दिशा। यूट्यूब पे लाइव आते हैं, लाइव आने के बाद में माहौल बना देते हैं। जनता को शांत भी कर सकते हैं, जनता को भड़का भी सकते हैं। दोनों के दोनों पावर होते हैं। जनता का पर्सपेक्टिव जिस प्रकार से बदलना है इनके हाथ में हो गया, कि जनता इनको देखती है। आम व्यक्ति फिर देखता है कि यार मैं ये बोल रहे हैं, मतलब ये एकदम क्या है, एग्जैक्ट बात बोली जा रही है इनके द्वारा। ये भी तो समय चेंज हुआ। तो उन लोगों का अब समय जा चुका है। अब नया समय किसका आ गया, इन्फॉर्मर्स का, जो आपको इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर्स ये ज्यादातर यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, फेसबुकर्स, या फिर हमारे जो बड़े फिल्म स्टार्स हो गए जिनको लीडर मानते हैं, बाबा जी वगैरह, ये सब क्या है, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है ही। जहाँ साराम कईयों को तो इन्फ्लुएंस करते ही है। तो इन्फ्लुएंसिंग चलती ही रहती है, समझ में आया। तो वैसे फिट कर दिए जाते हैं। अब आ जाओ वापिस 10th शेड्यूल पे, लिखो एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। लिखो एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985। कब जोड़ा गया इसे। अब ये बताओ प्रधानमंत्री कौन है इस जमाने में, माननीय राजीव गांधी। लिखो पीएम राजीव गांधी। राजीव गांधी सुधार करना चाहते थे राजनीति के अंदर। इस दौरान एक चीज क्या चल रही है, हरियाणा के अंदर एक नेताजी थे आयाराम गयाराम। सुबह वो भारतीय जनता पार्टी में थे, नाश्ता करके गए कार्यालय में। दोपहर का खाना उन्होंने कांग्रेस पार्टी में खाया। रात का जो ब्याड़ू थी उन्होंने बसपा कार्यालय में करी। यानी एक ही दिन में उनके द्वारा 3 पार्टियां बदल दिया जाना। अगले दिन वो लोजपा में चले गए, और अगले दिन का खाना खा रहे हैं वो कोई और ही पार्टी के अंदर, ठीक है। यानी लगातार उनके द्वारा 1 by 1 पार्टियां बदलना। पार्टियां भी किस आधार पे बदली जा रही है, पैसा लेके पार्टियां बदलना, कि किसे समर्थन देना है, किसे समर्थन
नहीं देना। तो सरकारें परेशान की, व्यक्ति जीत के तो हमारी टिकट पे आया है और जीतने के बाद में ये पैसों के लिए किसी भी पार्टी के साथ में मिल रहा है, तो ये एक प्रकार से अनैतिक कर्तव्यता भी और इलीगल भी बनाया जाना जरूरी था। नहीं तो जिस व्यक्ति को भी वोट देती है जनता, साथ में पार्टी को भी वोट देती है। हमारे सामने कोई व्यक्ति माथा भी पत्थर भी लाके खड़ा कर दो, वोट तो हाथ को है, वोट तो फूल को है, वोट तो हाथी को है, इस प्रकार से हमारे द्वारा बोला जाता है। व्यक्ति को नहीं देखा जाता, यानी बड़ा वर्ग होता है वो वोटिंग सिस्टम के अंदर किसको फॉलो करता है, सिंबल को फॉलो करता है। सिंबल पे वोट डाले जाते हैं व्यक्ति के। तो यहाँ पे आपने सिंबल पे तो जीत दर्ज कर ली, जीत दर्ज करने के बाद में आपने अपने सिंबल को धोखा देके दूसरे सिंबल वाले का सपोर्ट कर दिया। सिंबल की जो पार्टी है वो पर्टिकुलर अगेंस्ट में है, वो विपक्ष के अंदर आ गई। आपको मंत्री बनना था तो आपने जिसके पास में ज्यादा सीटें थी उसका सपोर्ट कर दिया। सपोर्ट भी लालच के आधार पे या पैसों के आधार पे किया, या कोई एक्स्ट्रा आप क्या लेना चाहते हो, बेनिफिट लेना चाहते हो। तब एक प्रकार का ये क्या था, दिक्कत आ रही थी उस दौरान। तो ये हम लोग 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आते हैं 1985 के अंदर, और कुछ प्रोविजंस बनाते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेमेशन लॉ। लिखो, दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची में क्या आएगा, बहुत ज्यादा रिलीवेंट हो जाता है करंट टाइम में, एंटी डिफेक्शन एक्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। लिखो, provisions regarding to disqualification of MPs and MLAs, provisions regarding to disqualification of MPs and MLAs on the ground of defection। दल बदल के आधार पर MLA MP की अयोग्यता संबंधी प्राविधान, provisions related to disqualification of MPs and MLAs on the ground of defection। दल बदल के आधार पे MP MLA की अयोग्यता संबंधी प्राविधान, अनुसूची 10, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ। हो गया। अब इसके कुछ प्राविधान थे। पुराने जमाने में 1/3 किसी पार्टी के मेंबर होते, वो पार्टी बदल सकते थे, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, उसके बाद में आपके कम से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए अगर आप पार्टी बदल रहे हो। जैसे भी महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने विरोध कर दिया अपनी पार्टी का। एक अपनी पार्टी का विरोध क्यों कर पाए, क्योंकि जीते हुए जितने भी एमएलए थे उनके 2/3 मेजोरिटी उनके पास में थी। 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी उनको 37, उनके पास में थे 38। इसीलिए वो आराम से जा रहे थे, कोई भी कानूनी उनके साथ में लफड़ा नहीं था। बाद के अंदर आते हैं, सरकार बना लेते हैं। राजस्थान के अंदर बसपा का पूरा विलय किसमें हो गया, कांग्रेस के अंदर हो गया। केवल कितने जने विलय कर सकते थे कानूनी रूप से, 4 कर सकते थे। 4 से तीसरा भी हो जाता तो ये डिस्क्वालीफाइड हो जाते। तो ये पूरी मेजोरिटी के साथ में आते हैं राजस्थान में बसपा वाले। 2008 में भी 6 के 6 और 2019 में भी 6 के 6 की पूरी पार्टी का ही मर्जर है साहब। आप तो 2/3 वाला मेजोरिटी का सिस्टम भी नहीं है यहाँ पे। तो हम पूरे के पूरे ही मिलन के लिए तैयार हैं। हम तो आप में समाहित होने के लिए तो जीत के आए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लीगल है। जो लीगल है उसके बारे में हम लोग कुछ अनैतिकता के आधार पे हम लोग इसको चर्चा कर सकते हैं, लेकिन लीगलिटी इनकी है कि ये एकदम से क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, ठीक है। अगला लिखो फिर 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल शिवसेना वाले नहीं मिले, लेकिन वो सिंबल उनको मिलेगा। उन्होंने नई पार्टी, यानी कि अब जो उद्धव ठाकरे, इनका केस चलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में कि वास्तविक ओरिजिनल कौन सी है, कि पंडित पाव भाजी असली। अब हर कोई पाव भाजी वाला है, वो पंडित पाव भाजी है, असली कौन सा है, दिक्कत ये है। अब यहाँ पे शिवसेना असली रहेगी एकनाथ शिंदे वाले, क्योंकि 2/3 मेंबर्स इनके पास में, एकनाथ शिंदे के पास में, तो मेजोरिटी जिनके पास में, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया भी उन्हीं को देगा। 8-10 साल पहले विवाद हुआ पिता और पुत्र के अंदर उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव थे, वो शिवपाल यादव को साथ में रखना चाहते थे, और शिवपाल यादव जी और उनके भतीजे अखिलेश यादव की बन नहीं रही। अखिलेश यादव पहुंच गए जी ओरिजिनल समाजवादी पार्टी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। तो ओरिजिनल समाजवादी पार्टी किसे मिली, अखिलेश यादव को ही मिली। ऐसा ही मामला आया लोजपा का।
लोकतांत्रिक जो भी लोजपा बिहार की पार्टी है। रामविलास पासवान की जैसे ही डेथ होती है, रामविलास पासवान की जैसे ही डेथ होती है तो वहां पे उनके जो भाई थे, आज केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दावा, या परशुराम है, उन्होंने दावा किया कि इस पार्टी पे अधिकार मेरा है, और उन्होंने जो उनके बेटे हैं चिराग पासवान को बाहर कर दिया। फिर दिक्कत आई कि पापा ने अध्यक्ष तो मुझे बनाया था, चिराग पासवान ने कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा वेरी गुड बेटा, तुम लायक हो तुम्हें, लेकिन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो परशुराम के साथ में हैं, तो आप एक काम करो, और हम लोग सिंबल और पार्टी किसे देते हैं, परशुराम जी को दे देते हैं, ठीक है। तो उनको पार्टी और सिंबल मिल गया, और जिसे उत्तराधिकारी बना के गए थे वो रह गए। तो ये पार्टियों की दिक्कतें चलती है, वो किसमें देखेंगे हम लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, चुनाव पढ़ेंगे तब, ठीक है। 11 शेड्यूल, टाइम है, देख लेते हैं थोड़े से। 11 शेड्यूल लिखो। एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब, 1992 में। लिख लो। स्पेसिफाइज द पावर्स, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। स्पेसिफाइज द पावर्स, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। पंचायतों के शक्तियां, सत्ता व उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान। पंचायतों के, स्पेसिफाइज द पावर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी ऑफ पंचायत। पंचायतों के सत्ता, शक्ति व उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान। तो तीनों पॉइंट याद रखना, क्या क्या, पावर, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सत्ता, शक्ति और उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान कौन से शेड्यूल में रहेंगे, 11 शेड्यूल के अंदर रहेंगे। लिखो। देयर आर 29 सब्जेक्ट्स, 29 विषय। पंचायतों के कितने विषय दिए हम लोगों ने, 29 विषय दिए हैं, 29 सब्जेक्ट्स इसमें दिए गए हैं। याद रहेगा, बताइए सबको। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल। लिख लो 24 अप्रैल पंचायत दिवस, इतना ही लिख लो, 24 अप्रैल पंचायत दिवस। अलग अलग स्टेट्स के अंदर इसमें प्रावधान किया था, जब ये कानून बन जाए उसे विदिन 1 ईयर के अंदर आपको लागू करना है, ठीक है ना। इसलिए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम कब का है, 1993 का, 1993 का है। और फिर हमारा जो 12वां शेड्यूल आएगा, 12वें शेड्यूल का भी 1 साल में लागू करना था। तो हमारा जो नगर निगम अधिनियम है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट है, वो 1994 का है। उसमें चेंज करेंगे हम लोग 2009 के अंदर, 9 में करेंगे अभी, ठीक है। चलो आगे लिखो। 12वां अनुसूची, 12th शेड्यूल, 12th शेड्यूल देखो। एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इतना लिखो, 77वां संविधान संशोधन। ये भी कब का है, 1992 का ही है। लिखो 1992, 1992। वापिस वही कहानी लिख लो। स्पेसिफाइज पावर्स, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। स्पेसिफाइज पावर्स, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। नगर पालिकाओं की शक्तियां, सत्ता, उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान। कौन सी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची के अंदर है। सब्जेक्ट 18 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट रहेंगे, 18 सब्जेक्ट रहेंगे। ये हमारी क्या है, शेड्यूल्स है। कोई कंफ्यूजन इनके अंदर किसी भी प्रकार से नहीं है। 12 के 12 याद हो गए, एक क्विक रिवीजन हो जाए बिना देखें। फर्स्ट शेड्यूल, कितने शेड्यूल पहले तो, 12 शेड्यूल है। ओरिजिनली कितने शेड्यूल, 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो हमारे राज्य का नक्शा कौन से शेड्यूल में रहेगा, फर्स्ट शेड्यूल। राजस्थान नाम कौन से शेड्यूल में रहेगा, फर्स्ट शेड्यूल में। जम्मू और कश्मीर यूटी नाम कौन से शेड्यूल में रहेगा, फर्स्ट शेड्यूल में। तो यूटी का भी नाम है, राज्य का भी नाम है, उनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी है। कितने राज्य हैं, 28। यूटीज कितनी, 8 यूटीज है। सेकंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल प्रिविलेज, एमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ, यानी कि विशेषाधिकार, वेतन व भत्ते किन किन लोगों के, प्रथम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, देन गवर्नर, राज्यपाल, देन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा।
ठीक है, चेयरमैन डिप्टी राज्यसभा, फिर स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फिर केग, फिर विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। ये कौन से शेड्यूल में आ गए? सेकंड शेड्यूल में। देन थर्ड शेड्यूल, शपथ व वचन, ओथ एंड अफर्मेशन, किन किन लोगों का? एमपी और एमएलए के उम्मीदवार, कैंडिडेट फॉर द एमपी एंड एमएलए इलेक्शन। देन एमपी और एमएलए जीत गए उसके बाद में। फिर मिनिस्टर्स, तो प्राइम मिनिस्टर की शपथ भी कौन से आर्टिकल, इस शेड्यूल में? थर्ड शेड्यूल में। ये हो गए इतने सारे। और कौन बच गए? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कौन से शेड्यूल? सेकंड शेड्यूल के अंदर। और कौन? थर्ड शेड्यूल के अंदर, थर्ड शेड्यूल में। फिर सीएजी, फिर फोर्थ शेड्यूल, allocation of the seats of to the states and union territories in राज्यसभा, राज्यसभा में राज्यों को व यूनियन टेरिटरीज को सीटों का आवंटन। शेड्यूल फोर्थ, राजस्थान को जितनी सीटें? 10 सीटें। पांचवी अनुसूची, जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिर अनुसूची 6, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हो गया। फिर 7वीं अनुसूची, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन स्टेट्स एंड कंकरेंट लिस्ट, संघ में, राज्यों में व संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट? 98, ओरिजिनली 97, राज्य सूची में 59, ओरिजिनली 66, और इसमें संवर्ती सूची में 52, ओरिजिनली 47। 5 सब्जेक्ट किससे जोड़े? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े थे। 5 सब्जेक्ट नहीं लिखवाए? चलो बोलो कौन कौन से? वेरी वेरी गुड। फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट लिखते चलो। पहला लिखो वन व वन्य जीव, पहला तो लिखो वन, दूसरा लिखो वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 47 से 52 हुए ना ओरिजिनल। हाँ, तो इससे निकाल के इसमें निकाल, कहां से निकाले? वेरी गुड, स्टेट से। तभी तो वो कितने हो गए? 59 हो गए। तो एक सवाल करेंगे इसके अंदर, मेंस वाले में करेंगे कि किस प्रकार से राज्यों के पावर्स घटाए जा रहे हैं संविधान संशोधनों के द्वारा। घट रहे हैं पावर सब्जेक्ट्स में, या फिर ऐसा कोई सवाल आता है तो उसमें ये ऐड करेंगे पॉइंट। पहला लिखो फॉरेस्ट, देन वाइल्ड लाइफ, वन और वन्य जीव 7वीं अनुसूची में। फिर लिखो मेजरमेंट, एक नहीं होता, अलग अलग होते हैं। वन अलग होते हैं, वाइल्ड लाइफ अलग होती है, ठीक है। फ्लोरा और फाउना, वो समझते हो ना, वनस्पति होते हैं और वन्य जीव होते हैं। फिर अगला वेट एंड मेजरमेंट, कितने हो गए? 3। फिर लिखो एजुकेशन, शिक्षा। फिर लिखो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायिक प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 5 सब्जेक्ट को हम लोगों ने राज्य सूची से बदल के समवर्ती सूची में डाल दिया। एजुकेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, मेजर एंड वेट एंड मेजरमेंट, यही तो थे। वेरी गुड। फ्लोरा एंड फाउना का पार्क, ठीक है, इसको भी देख लेना। एक तो लिख लो इसमें न्याय प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा, वन्य जीव, वन, नापतोल, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐड किए गए थे। हो गया। अब बताओ 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस। हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 22, ओरिजिनली 14, अमेंडेड बाय 3 times, 21st, 71st एंड 92nd। पहले में सिंधी जोड़ी गई, दूसरे में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92nd से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड कर दी गई। याद रह के जाएंगे। 22 भाषाएं याद हैं। बताओ, कश्मीरी और डोगरी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, सेंटलीज, मैथिली, बंगाली, असमीज, नेपाली, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, बोडो, और बच गई कौन सी? असमीज, मणिपुरी। हो गई कितनी? 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई?
22 भाषा। इंग्लिश को दर्जा नहीं, राजस्थानी को दर्जा नहीं मिल रखा है। 9वीं अनुसूची, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। आ गई। किससे रिलेटेड? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा से किसको रोक रहे हैं? न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को। न्यायिक समीक्षा जिसका अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, यानी अपनी जुडिशरी का अधिकार है। कौन रोक रहा है? संसद रोक रही है। यानी 9वीं अनुसूची में जिस एक्ट को डाल देंगे, क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है उसकी? पहले नहीं हो सकती थी, अब हो सकती। कौन सा एक्ट, कौन सा एक्ट वो आया था केस? IR कोहिलो। तारीख बताओ? 24 अप्रैल 1973 के बाद में कर सकते हैं। फिर 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड? दल बदल से रिलेटेड, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा ईयर? 1985। कौन है हमारे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी है। इसमें क्या प्रावधान थे वो अलग से देखेंगे। फिर देखो कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुशासन अनुसूची का रिलेशन पंचायती राज से रिलेटेड है। क्या क्या दिए जाएंगे? शक्तियां, सत्ता व उत्तरदायित्व। पावर स्पेसिफाइज द पावर्स, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 29 विषय दिए गए हैं इन्हें। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992। कौन है प्रधानमंत्री इस जमाने में? PV नरसिम्हा राव। वेरी गुड, ठीक है ना। उसके बाद में म्युनिसिपैलिटीज को भी देंगे। नहीं ये नाराज हो जाए तो कि पंचायतों को दे दिया, शहरी वालों को नहीं दिया। गांव वालों का ध्यान रखते हैं, शहर वालों का ध्यान रखते हैं नहीं। तो वैसा तुम भी ले लो। कौन सा संविधान संशोधन करेंगे? 74। बताओ, स्पेसिफाइज द पावर्स, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। यानी म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं के, म्युनिसिपैलिटियों के शक्ति, सत्ता व उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान। कितने सब्जेक्ट? 18 सब्जेक्ट। ये हमारी क्या थी? अनुसूचियां। क्या अनुसूचियों में संविधान संशोधन हो सकता है? हो सकता है। कितनी बार हुआ है आज तक? बताओ कितनी बार हुआ? 3 बार तो 8वीं में ही हो गया। 3 के बाद में 4 और बार भी हुए हैं, ठीक है ना। यानी इनमें संविधान संशोधन हो सकता है। इतना सा पता रखना था। ये क्या थी? हमारे स्केड्यूल्स। कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे तो 1 बाय 1। आज स्पीड से पढ़े थोड़ा, ऐसा भी रहा ना, तो बस याद हो गए। कल कितनी बजे रहेगी क्लास? 7:30।